सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीपीएससी 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ का चैप्टर 5 रूढ़िवादी। एंड स्टूडेंट्स, इससे पहले के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर उन चैप्टर्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्टली उन चैप्टर्स को जाके देखिए। सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ईजिली आप वहाँ से सभी चैप्टर्स की वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, फर्स्टली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एंड स्टूडेंट, चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हमारा रूढ़िवादी का अर्थ, रूढ़िवाद चारित्रिक विशेषता, रूढ़िवाद के प्रकार और भारत में रूढ़िवादिता के कारण और प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सभी टॉपिक को आपको बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है एंड साथ के साथ आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है रूढ़िवादी का अर्थ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूढ़िवाद का अर्थ। तो रूढ़िवाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रूढ़िवाद को थोड़ा सा हम अपने शब्दों में समझ लेते हैं कि रूढ़िवाद मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही एक तरीके से उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर होगा वो एकदम रूढ़िता से होगा, मतलब रूढ़िवादी लोग होंगे वो। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो रूढ़िवाद का मतलब ये होता है जो बहुत लोग बहुत ही रूडली बात करते हों या फिर बहुत ही मतलब रूढ़ी लोग हो एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ अपने शब्दों में अगर हम कहें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जाने, ठीक है, तो रूढ़िवादी पुराने रीति रिवाज या परंपरा आदि को स्वीकार करने वाला है। ठीक है, तो रूढ़िवादी अगर विचारधारा की अगर मैं बात करूँ तो जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, पुराने रीति रिवाज क्या, जो हमारे इतिहास से चले आ रहे हैं। ठीक है, आज के समय में आप देखते हैं स्टूडेंट्स, कितने हमारे जो रीति रिवाज हैं, कितनी हमारी परंपराएं हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनका मानना ये है कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी जो हमारी संस्कृति है, उसको वो लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, मतलब उसका वो समर्थन करते हैं जो हमारे पुराने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप देखिए, रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहित एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रगनुभवों के आधार पर करती है। ये सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यता और व्यवस्था के प्रति सम्मान का बढ़ावा देती है। ठीक है, तो रूढ़िवादी सामाजिक विचारधारा क्या है, वो एक ऐसी विचारधारा है जो हमारी पारंपरिक जो मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं रही हैं, ठीक है, जो हमारी आस्था जिस पे, जैसे हम जो भी अपने धर्म को मानते हैं, जिस भी हम भगवान पे अपना विश्वास करते हैं, तो जो भी आस्था होती है, जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो भी हमारे त्योहार वगैरह, जो भी हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, ये हमेशा उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, ये सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति सम्मान का बढ़ावा देती है। ये विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने की बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं के कायम रखने का समर्थन करती है। अब देखिए, थोड़ा सा हम और रूढ़िवाद को हम जानते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो रूढ़िवादी है वो पुराने रीति रिवाज को मानती है और पुरानी परंपराएं हैं। सही बात है। अब क्या है, जब तक रूढ़िवाद वो व्यक्ति होते हैं जब तक उन लोगों ने उन रीति रिवाजों को अपनाया ना हो, ठीक है, या फिर आजमाया ना हो, ठीक है, जो रीति रिवाज नए हैं उन्होंने उस रीति रिवाजों को नहीं माना या फिर आजमाया ना, तो वो उन विचारों को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पुरानी रीति रिवाज है वो हमारी पीढ़ी टू पीढ़ी चले आ रहे हैं। ठीक है, पीढ़ी दर तो पीढ़ी वो हमेशा चले आ रहे हैं। जो हमारी पीढ़ी है उन्होंने उन परंपराओं को निभाया, फिर आगे वाली पीढ़ी निभाएगी।
तो ये क्या है, परंपराएं चली आ रही है। तो हमेशा से जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो स्टार्टिंग से परंपराएं चली आ रही है, वो हमेशा उसी को ही अपनाता है। मतलब जो नई रीति होती है, जो नई विचारधाराएं होती हैं, कभी भी रूढ़िवादी व्यक्ति उनको नहीं अपनाते। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा और जानते हैं। डेविड हुम और एंट मंडबार्ग रूढ़िवाद के प्रमुख उन्नयक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विचारक हैं जो रूढ़िवाद के कुछ प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। समकालीन विचारकों में माइकल ऑक्सफोर्ड को रूढ़िवाद का प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। रूढ़िवाद दृष्टिकोण मिथ्या या अंधविश्वास की नींव पर आधारित है। तो रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, जो हमारी पुरानी जो विचारधारा, जो पुराने हमारे रीति रिवाज है और जो अंधविश्वास वाली चीज़ होते हैं, वो उस नींव पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने कुछ विचारक आपको बताए, तो यहाँ पे ये दो जो विचारक हैं, डेविड ह्यूम और एंडबर्ग रूढ़िवाद, ये रूढ़िवाद के प्रमुख उन्नायक हैं। और समकालीन विचारकों में अगर देखा जाए तो माइकल ऑक्सफोर्ड को रूढ़िवाद का प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। ठीक है, कुछ रूढ़ियों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। और एक चीज़ और, जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, वो हमेशा से स्टूडेंट्स अंधविश्वास पर नींव जो है वो उनकी उस पर आधारित तो होती है। मतलब जो हमारे पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वो हमेशा से ही उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं रूढ़िवाद का, मैं बताती हूँ आपको। पहला जो है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे ना जाकर दूसरे बदले हुए रास्ते में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पुरानी क्या, अभी तक लोग इस चीज़ को मानते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, ठीक है, तो लोग उस रास्ते से नहीं जाते, बल्कि आज के अगर समय में बात करूँ तो थोड़ा सा वो लोग रुक जाते हैं। ठीक है, बल्कि पहले के समय में क्या होता था, अगर कोई भी बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो वो अपना रास्ता ही बदल देते थे। तो ये क्या है, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी हमारी एक अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें वहाँ से नहीं जाना, हमारा बुरा काम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, सारी अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि लोग आज के समय में भी मानते हैं। आज के समय में वो क्यों मानते हैं, क्योंकि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो उनको वो वहाँ से वो सुनते हुए आ रहे हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको वहाँ से नहीं जाना चाहिए। आपके भी पेरेंट्स बोलते होंगे कि अगर बेटा बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको वहाँ से नहीं जाना है, या फिर थोड़ा सा वेट करना है तब आपको जाना है। तो ये क्या है, पुरानी परंपराएं हैं एंड पुराना अंधविश्वास है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट जो उदाहरण है, ये तो सभी के घर में है और आज के समय में हर कहीं चलता है। इनफैक्ट मेरे घर में भी ये चीज़ चलती ही चलती है। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड जो है, मामा भांजा एक नाव में सवार होके तो नाव डूबेगी। अब देखिए एक और उदाहरण है यहाँ पे, आपने सुना होगा कि जो मामा भांजे होते हैं, अगर वो एक नाव में सवार होंगे तो जो नाव है वो डूबेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पुराना अंधविश्वास है। आज के समय में भी आप देखते होंगे कि जैसे अगर बारिश का समय है, ठीक है, तो बारिश के समय में अगर बिजली कड़क रही है तो कहते हैं कि मामा मामा भांजी या फिर मामा भांजा का एक साथ निकलना सही नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, हम पुराने समय से ही हम सुनते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी मम्मी, तो ये सब क्या है, वो सुनाती आ रही है हम लोगों को कि हाँ बेटा ये इससे ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमारे घर में होती है, जो चीज़ हर किसी की फैमिली में होती है, वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से इजीली पढ़ के बताऊंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए सभी टॉपिक्स को। आप देखिए सेकंड हमने पढ़ लिया उदाहरण। अब जो तीसरा उदाहरण है हमारा, तीन लोगों के समूह को अशुभ माना जाता है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। अब देखिए, आपने ये चीज़ भी सुनी होगी कि तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये तो स्कूल लाइफ में भी होता था ये वाली चीज़ें, और इनफैक्ट अभी भी चीज़ें होती हैं ये वाली। ठीक है, और इनफैक्ट बहुत से लोगों के घर में रोटी वगैरह को लेके भी होता है, जैसे कि अगर तीन रोटी तो तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। मतलब जो भी चीज़ तीन है, जो भी तीन लोग अगर खड़े हैं, तीन अगर खाने की चीज़ है, तो वो सब चीज़ें क्या है, काम बिगाड़ा होता है। ठीक है, तीन तिगड़ा यानी कि काम बिगाड़ा। तो ये भी क्या है, हमारे पुराने अंधविश्वास और ये हमारे पुराने रीति रिवाज और परंपराओं में ही शामिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है
शनिवार को शुभ कार्य आरंभ नहीं करते। ठीक है, आज भी आप देखते होंगे कि शनिवार को जो है वो अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जो शनिवार है उस पे हमें हमारे जो भी शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य जैसे कि आप कोई भी अपना कुछ एक अच्छा कार्य है अपना करना चाह रहे हैं, कुछ अपना व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं, तो हमेशा जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि जो शनिवार है, शनिवार को आपको उस चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि शनिवार जो है वो एक अशुभ दिन जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा अंधविश्वास में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है स्टूडेंट्स की रूढ़िवादियों की एक खुद के ये विचार है। ठीक है, जो हम आज के समय में भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो है काना अंधा दिख जाए सुबह सुबह तो दिन खराब होता है यदि। ठीक है, अब बहुत से लोगों के यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह अगर आप किसी भी अच्छे काम से जा रहे हैं और आपको कोई भी एक अंधा या फिर काना आदमी अगर दिख जाए तो आपका जो दिन है वो खराब जाता है। ये क्या है, हमारे पुराने अंधविश्वास होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ रूढ़ियों के उदाहरण हमने यहाँ पे जाने हैं। ठीक है, यहाँ से आपको रूढ़िवाद का अर्थ आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। रूढ़िवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो हमेशा से पुराने रीति रिवाज और परंपराओं का समर्थन करती है, बल्कि ये उसका समर्थन नहीं करती जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उदारवादी क्या है क्या करते हैं, हमारे समाज में कुछ बदलाव वो लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो बदलाव है रूढ़िवादी व्यक्ति इन्हीं बदलावों से वो डरते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है जो चीज़ें हमने नहीं आजमाई हैं हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि हमारे जो रीति रिवाज और जो हमारी परंपराएं हैं वो जो शुरुआत से चली आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, हम केवल उन्हीं परंपराओं को आजमाएंगे, उन्हीं परंपराओं को अपनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे देखते हैं आप। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूढ़िवाद के प्रकार। ठीक है, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक रजिस्टर या फिर नोटबुक आप ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मैं आपको इजी करके टॉपिक बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब रूढ़िवाद के प्रकार की अगर हम बात करें वो हम एक एक करके जान लेते हैं कि प्रकार क्या है, कि कैसे उनको एक्सप्लेन करा गया है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, रूढ़िवाद प्रकार जानने के लिए हम आपकी जो बुक है बीपीएससी 101 की, आप ये वाली बुक भी अपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। तो ये यहाँ पे हमारा जो पहला जो प्रकार है स्टूडेंट्स वो है स्वभावगत रूढ़िवाद। ठीक है, स्वभावगत रूढ़िवाद, मैं पूरा आपको पैराग्राफ नहीं समझाऊंगी, जो मेन टॉपिक है केवल मैं आपको वही समझाऊंगी जिससे आपको इसके जो प्रकार हैं वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत ही ज़्यादा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट शब्द है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी। आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इजिली आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है स्टूडेंट्स वो है हमारा स्वभावगत रूढ़िवाद। स्वभावगत रूढ़िवाद का अर्थ ये होता है, देखिए स्वभावगत रूढ़िवाद, स्वभाव का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्वभाव में हो, जो हमारा नेचर हो। ठीक है, तो रूढ़िवाद जो व्यक्ति है उनका जो नेचर है वो कैसा है, पुरानी रीति रिवाज और पुरानी परंपराओं वाला। ठीक है, इतना समझ में आया। जो रूढ़िवादी व्यक्ति है उनका जो स्वभाव है वो पुरानी परंपराओं और पुरानी रीति रिवाजों को लेकर है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमें स्वभावगत रूढ़िवाद का अर्थ समझ में आया। थोड़ा सा हम इसका पैराग्राफ पढ़ लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, रूढ़िवाद एक परिभाषा के अनुसार एक प्रकृति और सांस्कृतिक निर्धारित स्वभाव का दर्शाता है। ठीक है, तो रूढ़िवाद एक परिभाषा के अनुसार अगर देखा है जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी प्रकृति है, वो स्वभाव के अनुसार दर्शाता है। मतलब जो एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, आप अगर उससे वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो पुरानी परंपराओं को मानता है,
ठीक है, तो आपको उसके स्वभाव से ही पता लग जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ही आज के ज़माने का है, जिसको बदलाव से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो कि रूढ़िवाद है, उसके स्वभाव से ही आप जानेंगे, वो ज़्यादातर ये बोलेंगे कि इतना बदलाव हो रहा है, ठीक है, प्रकृति हमारी चेंज हो रही है, हमारी संस्कृति चेंज हो रही है, हमारी परंपराएं चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो उनके जो रूढ़िवाद है वो उनके स्वभाव में ही बसा हुआ है, ठीक है। और एक जो नया व्यक्ति है, जो आज के ज़माने का व्यक्ति है, ठीक है, वो हमेशा से ये बोलेगा कि हाँ, जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे भले के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, स्वभावगत रूढ़िवाद में आ जाती है। तो स्वभावगत रूढ़िवाद मतलब जो रूढ़िवादी व्यक्ति है वो उनके स्वभाव में ही दिख जाता है कि वो रूढ़िवादी है, वो पुरानी रीति रिवाजों को ही मानते आ रहे हैं। अब देखिए, जिसमें रहने और काम करने के प्रथागत तरीके में अवस्थित परिवर्तनों का विरोध करना है, ठीक है। तो जो स्वभावगत रूढ़िवाद में क्या आ जाता है, जो हमारे रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, जो भी हमारे परंपराएं होती हैं, जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब समय बदलता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं पुराने समय की बात करूँ तो पुराने समय में क्या था, बेशक हमारा जो देश है स्टूडेंट, वो विभिन्नताओं से भरा हुआ था उस समय भी और आज के समय में भी। विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में थोड़े बहुत बदलाव तो होंगे होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो समय बीतता गया तो ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, तो रूढ़िवादी व्यक्ति क्या करते हैं, ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इन तरीकों का विरोध करते हैं, ठीक है। इनका मानना ये है कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हम केवल उनका ही समर्थन करेंगे। तो ये हो गया आपका स्वभावगत रूढ़िवाद। थोड़ा सा और जान लेते हैं। रॉसीटर के अनुसार, रॉसीटर कौन है, एक विचारक है। उनके अनुसार ये प्रभावी रूप से एक स्वभाव या मनोवैज्ञानिक रुख गुण का एक समूह है जो सभी समाज को अधिकांश पुरुष द्वारा दैनिक प्रदर्शन पर है। वह रूढ़िवाद स्वभाव के महत्वपूर्ण तत्वों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। तो रॉयस्टर के अनुसार, रॉयस्टर कौन एक विचारक है, ये बताते हैं कि जो स्वभाव है और मानववैज्ञानिक जो गुण है वो एक समूह और जो सभी समाजों का अधिकांश पुरुष द्वारा दैनिक प्रदर्शनों व रूढ़िवाद स्वभाव के महत्वपूर्ण तथ्यों को सूचीबद्ध करता है। मतलब कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो रूढ़िवादी व्यक्ति होता है उसके स्वभाव में ही आपको दिख जाएगा कि वह जो भी हमारे परिवर्तन हो रहे हैं वो हमेशा से ही उनका विरोध करते आ रहे हैं। ठीक है, स्वभावगत रूढ़िवाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्वभावगत रूढ़िवाद। कोई भी डाउट्स होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है परिरिस्थिति जन्य रूढ़िवाद, ठीक है। इसके बारे में अगर हम समझे तो पहले इसके शब्द का अर्थ जानते कि ये क्या होता है। रिस्थिति का मतलब अगर हम जाने, रिस्थिति का अर्थ ये होता है कि जैसी स्थिति है, मतलब जैसा चल रहा है, ठीक है, दर टू दर जैसा चल रहा है वो वैसा चले जाने चाहिए, ठीक है, वो परिस्थिति जन्य रूढ़िवाद में आ जाता है, ठीक है। अर्थात जैसा हमारा चला आ रहा है शुरुआत से ही, पुराने रीतिवाद जैसे हमारे चले आ रहे हैं, तो रूढ़िवादी व्यक्ति चाहते हैं कि जो स्थिति है वैसी ही स्थिति हमेशा से ही रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। थोड़ा सा इसको हम पढ़ के भी जान लेते हैं। अगर आपने बुक्स नहीं खोले तो आप अपनी बुक भी खोल लेते, बुक भी अपनी आप ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं करी है तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रूढ़िवाद एक दूसरी परिभाषा से पहले से ही संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीति या संस्कृति व्यवस्था में विघटनकारी परिवर्तनों के विरोध का एक दृष्टिकोण है। तो रूढ़िवादी क्या है, वो शुरुआत से ही जो सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक या संस्कृति में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है वो उसका विरोध करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो रूढ़िवादी व्यक्ति है वो हमेशा से क्या चाहते हैं, जैसे स्थिति है या अर्थात जैसी हमारे रीतिवाद चलते आ रहे हैं वो उनका ही समर्थन करते हैं। रॉसिटर स्पष्ट करते हैं कुछ हद तक कम और कुछ हद तक
प्रभावी रूप से सामाजिक व्यवहार का एक तरीका है, सिद्धांतों और पूर्वाग्रहों का एक समूह जो सभी विकसित समाजों में बहुत से लोगों द्वारा रोजाना प्रदर्शित होता है। इस रूढ़िवाद को इस रूढ़िवाद को विशिष्ट विशेषता परिवर्तनों का भय है जो राजनीतिक क्षेत्र में रूपांतरित हो जाता है। जैसा कि रोसीटर बताते हैं, कट्टरपंथ के डर से इस उदाहरण में उन पुरुषों के कट्टरवाद जो दुनिया के आदेश देने का प्रस्ताव रखते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपने वामपंथियां सुनी होंगी तो वामपंथियां क्या है, जो हमारी समाज में बदलाव चाहते हैं, ठीक है। और रूढ़िवाद व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा से ही उनका विरोध करते हैं, ठीक है। दो शब्द यहाँ पे एक निकल के आए हैं। पहला है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, और एक होता है विवेक, ठीक है। विवेक का मतलब क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, जो चीज हम माइंड से सोचते हैं, ठीक है। और पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है, जो चीजें हमारी क्या है, इतिहास से जो चीजें हमारी चली आ रही हों, ठीक है। पूर्वाग्रह यानी कि परंपराएं जो हमारी शुरुआत से ही चली आ रही हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वामपंथियां हैं, ठीक है, वामपंथियां जो हैं, तो उनका स्टार्टिंग से ही रूढ़िवादी व्यक्तियों ने उनका विरोध करा है, क्योंकि रूढ़िवादी व्यक्ति क्या चाहते हैं कि जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति हमारी रहने दो, क्योंकि हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए जो रूढ़िवादी व्यक्ति है वो हमेशा से, जो वामपंथी है वो, उनसे उनका डर है कि ये इनों में, मतलब ये किसी भी प्रकार का समाज में कोई भी प्रकार का बदलाव ना लाए, जैसे भी हमारी परंपराएं हैं उनको उसी प्रकार रहने दे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया परिस्थिति जन्य का अर्थ क्या है, जैसी स्थिति है उसको उसी स्थिति में रहने दो, ये रूढ़िवादियों का कहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा जो प्रकार है वो है राजनीतिक रूढ़िवाद। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है वो है राजनीतिक रूढ़िवाद। तो राजनीतिक रूढ़िवाद की अगर हम बात करें तो रूढ़िवाद एक और परिभाषा द्वारा आकांक्षाओं और गतिविधियों का संदर्भित करता है। उनमें से ज्यादातर रचनात्मक दलों और आंदोलनों की बजाय रक्षात्मक है, जो नैतिकता और परीक्षण किए गए संस्थानों की विरासत के रूप में जश्न मनाता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे राजनीतिक रूढ़िवाद की अगर हम बात करें तो ये वो व्यक्ति होते हैं स्टूडेंट, जो चीजें हमें पुराने समय से ही मिली हुई हैं, ठीक है। जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, जो भी हमारे दल हैं, जो भी हमारे आंदोलन है, ठीक है, जो चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही मिली हुई है, तो यानी कि विरासत से ही मिली है, तो ये लोग उसका जश्न मनाते हैं, ठीक है। अब उदारवादी वामपंथियां और अधिवादी योजनाओं के सुधार योजनाओं का विरोध करते हैं। अगर आपने देखा हो, जो वामपंथियां हैं वो हमेशा से क्या करती है, समाज में बदलाव लाना चाहती हैं, और ये जो बदलाव लाना चाह रही है रूढ़िवादी व्यक्ति क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, राजनीतिक रूढ़िवाद एक घटना है, ठीक है, जो संगठित समाज में सार्वभौमिकता और अनिवार्य रूप से एक समाज की रक्षक है। प्रतिक्रिया रूढ़िवाद नहीं है। तो जो प्रतिक्रिया है वो रूढ़िवाद नहीं है, बल्कि ये जो भी समाज में हमारे बदलाव होते हैं ये उनका विरोध करती हैं, और जो चीज़ें हमें विरासत से ही मिली होती है और ये उसका जश्न मनाते हैं। ये उन लोगों की स्थिति है जो अतीत का अधिक गहनता से पालन करते हैं, क्योंकि वे वर्तमान का जश्न मनाते हैं और भूतकाल में जाकर उस स्थिति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक रूढ़िवादी अनिवार्य रूप से बाकियों पर आमतौर पर मनोवैज्ञानिक रूप से और साथ ही साथ जिस दुनिया में वे बना है उसके लिए कार्यक्रमात्मक रूप से अच्छी तरीके से समयोजित होता है, ठीक है। तो राजनीतिक रूढ़िवाद में अगर हम पढ़े स्टूडेंट्स, तो
सीधा सीधा सा अगर मैं आपको इसका अर्थ बताऊं तो ये क्या करते हैं, जो हमारी उदारवादी जो विचारधारा है, जो वामपंथी वाली जो विचारधारा है, तो ये उनका हमेशा से ही विरोध करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है, ये हमेशा से ही समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। और रूढ़िवादी व्यक्ति कौन है, जो हमारे समाज में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लाना चाहते, ये हमेशा से जैसी स्थिति है वैसा ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और तो ये है राजनीतिक रूढ़िवाद, क्योंकि ये हमारी पुरानी जो विरासत है, ये उनका ही हमेशा से ही जश्न मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है रूढ़िवाद की जो चारित्रिक विशेषताएं, हम यहाँ पे एक एक करके जानेंगे। देखिए, पहला जो है इतिहास और परंपरा, इसमें भी मैं आपको पूरे पूरे जो पैराग्राफ है वो मैं आपको रीड नहीं करवाऊंगी, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको रीड करवाऊंगी, ठीक है। देखिए, किसी भी प्रकार की रूढ़िवाद के लिए, उसकी बुनियादी के लिए इतिहास और परंपरा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऑफ कोर्स रूढ़िवादी व्यक्ति क्या करते हैं, जो हमारे इतिहास से परंपराएं चली आ रही हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, जो चीज़ें हमारे इतिहास से ही चली आ रही हैं। इतिहास इसकी अनिवार्य में कमी अनुभव के अलावा और कुछ नहीं है। ये मानवीय संबंधों के मामलों को निम्न स्तर पर ले जाने वाले विचार हैं। वैधता प्रदान करना इतिहास का काम है। चीज़ों को प्रामाणिक रूप से एक रूढ़िवादी के रूप में देखने के लिए मैनहेम लिखते हैं कि अतीत में घटनाओं का अनुभव करना है। ये सच है, इतिहास और रेखियाँ कला। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, किसी भी प्रकार की रूढ़िवाद के लिए उसकी जो बुनियादी इतिहास है और जो उनकी परंपराएं हैं, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम यहाँ पे जानते हैं। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे शब्द आया है पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जो हमारे स्टार्टिंग से ही चली आ रही है, मतलब जैसे कि हमारी अगर हम अपनी फैमिली में बात करें, तो हमारी दादी, ठीक है, उनकी दादी, जो भी हमारे पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, तो हमेशा से ही जो रूढ़िवाद है वो उनका ही समर्थन करते हैं, और उनके लिए इतिहास और परंपरा काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना सही है। इतिहास और परंपरा में क्या है, जो रूढ़िवादी व्यक्ति हैं वो हमेशा से ही इतिहास और परंपरा की बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो शुरुआत से ही चले आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारी विशेषता है वो है मानव अभिरुचि और पूर्वाग्रह और तर्क। तो पहले स्टूडेंट्स हम इस शब्द को जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, रूढ़िवाद मानव अपूर्णता का दर्शन है। मनुष्य के आधार की जड़ें तर्क के मुकाबले पूर्वाग्रह से अधिक है। यहाँ पे हम दो चीजें जानेंगे, पूर्वाग्रह और विवेक। पूर्वाग्रह क्या होता है और विवेक क्या होता है। विवेक का अर्थ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, विवेक का अर्थ होता है मस्तिष्क, ठीक है, जहाँ से चीज़ें हम मतलब एक तरीके से अपने दिमाग से चीज़ें सोचते हो। अब पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है, जो चीज़ें हमारे इतिहास से ही चली आ रही हो। तो यहाँ पे जो रूढ़िवादी व्यक्ति है वो हमारे विवेक से ना होकर बल्कि पूर्वाग्रह का समर्थन करते हैं, ठीक है, मतलब जो वो मस्तिष्क से ना सोचकर जो पूर्वाग्रह की चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारी वास्तविकताओं से चली आ रही हैं, जो हमारे इतिहास से चली आ रही है, हमेशा से ही उनका समर्थन करते हैं। उदारवादियों के खिलाफ जो मनुष्य को नैतिक, तर्कसंगत और सामाजिक मानते हैं। तो उदारवादियों का क्या कहना है, तो यहाँ पे उदारवादियों का क्या कहना है कि जो समाज है वो नैतिक, तर्कसंगत और सामाजिक से बनता है, ठीक है। लेकिन रूढ़िवादी क्या मानते हैं, जो समाज है हमारा वो अपूर्ण और पूर्ण, वो दोनों मानते हैं, ठीक है। उदारवादियों का कहना ये है कि जो हमारा समाज है वो नैतिक है, तर्कसंगत है और सामाजिक है। बल्कि रूढ़िवादी व्यक्ति क्या मानते हैं, जो हमारा समाज है वो पूर्ण है और पूर्ण है, ठीक है। रूढ़िवादी के अनुसार मानव जो है वो आश्रित प्राणी है, ठीक है। तो रूढ़िवादी के अनुसार जो मनुष्य मानव है वो क्या है, एक आश्रित प्राणी है, जो हमेशा अलगाव और अस्थिरता से डरता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई, पूर्वाग्रह और विवेक। विवेक क्या होता है, जो मस्तिष्क से सोचता हो, ठीक है, और जो पूर्वाग्रह होता है वो हमारी पुरानी, यानी कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
आपने अभी तक जितना पढ़ा, तो रूढ़िवादी व्यक्ति क्या करते हैं, जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं ये हमेशा से ही उनका समर्थन करते हैं, ना कि वो विवेक यानी कि मस्तिष्क से वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उदारवादी क्या है? उदारवादियों का मानना ये है कि जो समाज है वो हमारा नैतिक, तर्कसंगत और सामाजिक है, बल्कि रूढ़िवादियों का मानना क्या है, ये अपूर्ण और पूर्ण है। तो रूढ़िवादियों के अनुसार मानव एक आश्रित प्राणी है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता, उसको अकेले रहने का डर है। ठीक है, वो हमेशा एक समाज में रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, इसलिए हमेशा सुरक्षा की तलाश करते हैं। तो जो मनुष्य है वो हमेशा क्या तलाश करता है? सुरक्षा की। वो अकेले रहने से डरता है। और जो परिचित है, हमेशा सामाजिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता का त्याग करने के लिए तैयार है। रूढ़िवादियों का कहना है कि लोग अपने स्वभाव कारण अमूर्त विचारों पर संदेह करते हैं और अपने विचारों का अनुभव और वास्तविकता की जमीन पर रखना पसंद करते हैं। तो रूढ़िवादी व्यक्ति कौन है? अगर देखा जाए तो ये शुरुआत से ही स्टूडेंट, जो रूढ़िवादी व्यक्ति हमेशा उन विचारों को मानते हैं जिनका उन्होंने अनुभव करा हो। ठीक है, जिनको उन्होंने अनुभव करा हो, जो चीज़ें उन्होंने आजमाई हो, जो चीज़ें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही हो, जो चीज़ें वास्तविकता में हो। ठीक है, ये हमेशा से ही उनका समर्थन करते हैं। कौन? रूढ़िवादी व्यक्ति। ठीक है, रूढ़िवादी व्यक्ति हमेशा से ही उन विचारों का पालन करते हैं जो जिनका उन्होंने अनुभव करा हो, जो चीज़ें वास्तविकता में हो। उनके पास आमतौर पर अतीत से विकसित एक पहले से ही तैयार किया गया दृश्य होता है। तो ऑफ कोर्स जो हमारे रूढ़िवादी व्यक्ति है वो हमेशा हमारे इतिहास को ही, इतिहास के अकॉर्डिंग ही वो लोग चलते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास से उनको पता चलता है कि हमारा किस तरीके से दृश्य हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना ही था, मानव अभिरुचि पूर्वाग्रह तर्क के जो उदारवादी जो रूढ़िवादी व्यक्ति है वो हमेशा अपने पूर्वाग्रह के अकॉर्डिंग चलते हैं, और जो चीज़ें वो अनुभव करते हैं और जो चीज़ें वो वास्तविकता में देखते हैं वो हमेशा से ही उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, और हमेशा से ही जो रूढ़िवादी व्यक्ति है उनका मानना ये है कि जो मनुष्य है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसको उस चीज़ का डर होता है, इसलिए वो हमेशा अपनी सुरक्षा की तलाश में रहता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे हम और देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है जैविक समाज और स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, जैविक समाज, स्वतंत्रता और समानता। समाज का रूढ़िवाद दृष्टिकोण समाज का एक जैविक दृष्टिकोण है। तो रूढ़िवाद का मानना क्या है? समाज जो है वो एक जैविक दृष्टिकोण है। ठीक है, व्यक्ति समाज के बाहर नहीं होते, ना ही हो सकते। तो रूढ़िवादियों का मानना ये है कि जो हर व्यक्ति है, हर जो मनुष्य है वो एक समाज से जुड़ा हुआ है। समाज से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं रह सकता। ये किसका मानना है? रूढ़िवादी व्यक्तियों का। रूढ़िवादी व्यक्तियों के अकॉर्डिंग जो समाज है वो एक जैविक है, और व्यक्ति हर 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 व्यक्ति एक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति समाज से बाहर नहीं रह सकता, लेकिन वे समाज में निहित है और इसके लिए संबंधित है। वे सामाजिक समूह के हिस्से हैं और ये समूह व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा और अर्थ प्रदान करते हैं। तो जो भी समूह होते हैं, जो सामाजिक समूह होते हैं, तो हर व्यक्ति एक इसका हिस्सा है और सभी समूह उनको जीवन की सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण अकेले व्यक्ति को छोड़कर नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के प्रति रूढ़िवादियों का कहना यह है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यक्ति को अकेला छोड़ दें। ठीक है, लेकिन वहाँ जहाँ सामाजिक दायित्व और संबंधों की स्वीकृति हो। परंपरावादियों के लिए स्वतंत्रता मुख्य रूप से अपना कर्तव्य करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे रूढ़िवादियों का मानना ये है स्टूडेंट्स कि स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रूढ़िवादी का मानना ये है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि हम व्यक्ति को अकेला छोड़ दें। ठीक है, मतलब व्यक्ति को एकदम उसका अकेला छोड़ दे तो वो उसकी स्वतंत्रता है, तो ये उसका सही अर्थ नहीं है। लेकिन जो हमारे रूढ़िवादी हैं वो उनका मानना ये है कि जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो उनका पालन करें, वही स्वतंत्रता है। ठीक है,
जब माता पिता उदाहरण के लिए अपने बच्चों को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की सलाह देते हैं तो वे अपनी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे स्वतंत्रता का एक आधार प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण ने तो अलग अलग भागों में बांटा है, और ना ही जड़वीन या कर्तव्य के प्रदर्शन के साथ साथ ये उससे पहले के बाद में अधिकार का आनंद है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण रूढ़िवादी व्यक्तियों ने दिया है। देखिए, जब माता पिता अपने बच्चों को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की सलाह देते हैं, ठीक है, तो वे अपनी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। ठीक है, जब हमारे माता पिता होते हैं तो वो एक हमें स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे स्वतंत्रता को एक आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, जब उन्हें वो स्वतंत्रता मिल जाती है तो वो उनका एक अलग तरीके से आधार जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। स्वतंत्रता में आपको समझ में आया कि स्वतंत्रता में यहाँ पे क्या समझाया गया है रूढ़िवाद में। ठीक है, समाज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो हमारा बचा है वो है समानता। समानता को हम जान लेते हैं रूढ़िवाद के अकॉर्डिंग। देखिए, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, समानता को हम पढ़ लेते हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? जैविक समाज और स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट जो है वो है समानता। ठीक है, जैविक समाज आपको समझ में आया कि रूढ़िवाद के अकॉर्डिंग जो समाज है वो एक जैविक है। ठीक है, और हर व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि जो भी उसके एक तरीके से बिल्कुल मतलब उसका जो भी कर्तव्य है वो उसको निभाने हैं। ठीक है, असमानता की अगर हम बात करें, देखिए, सामाजिक रूप से, ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, सामाजिक रूप से विभेदित समाज में जैसे कि जैविक होता है, समानता का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पे जो रूढ़िवादियों का मानना ये है कि जो समानता है उसका समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। समानता के अधिकांश रूप रूढ़िवादी लगते हैं दोनों व्यक्ति और समूह की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। ठीक है, तो इनका मानना ये है कि अगर समानता होगी तो स्वतंत्रता के लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरा देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में वर्ग का तानाशाही रवैया इस प्रकार है जो प्रयास करते हैं कि वे कभी बराबरी नहीं करते। ठीक है, तो यही यहाँ पे एक तरीके से जो रूढ़िवादी व्यक्ति है उन्होंने समानता का विरोध करा है और स्वतंत्रता के लिए बोला है कि व्यक्ति को जो भी इसके कर्तव्य है उनका पालन उनको करना चाहिए। ठीक है, अगर समानता रहेगी तो स्वतंत्रता को उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये समानता का हमेशा से ही इन्होंने विरोध करा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सत्ता और शक्ति। देखिए, सत्ता और शक्ति, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है वो है सत्ता और शक्ति। ठीक है, तो सत्ता और शक्ति में जो रूढ़िवादी व्यक्ति हैं उनको समानता देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि रूढ़िवादी के साथ सत्ता और शक्ति में बहुत समानता है। ठीक है, तो रूढ़िवादी व्यक्तियों का मानना ये है कि जो सत्ता है और शक्ति जो है वो दोनों समान है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। ठीक है, शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, सही बात है, एक शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और जो इसे प्रयोग करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिसके पास सत्ता होगी, ठीक है, जिसके पास सत्ता होगी उसके पास शक्तियाँ भी होंगी। ठीक है, जिसके पास शक्ति होगी उसके पास सत्ता भी होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे की समानता है। अब जिसके पास सत्ता है तो वो कानूनी रूप से अधिकृत हो। ठीक है, तो जिसके पास सत्ता है उसके पास शक्ति भी डेफिनेटली होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सत्ता और शक्ति को जो रूढ़िवादी व्यक्ति हैं वो एक समान मानते हैं। ठीक है, जैविक समाज में व्यवस्था को बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैविक समाज में समानता को बनाए रखना पड़ता है जिसमें सत्ता और शक्ति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब जिसके पास सत्ता होगी, ठीक है, तो उसके पास कुछ विशेष शक्तियां भी होंगी। ठीक है, जिससे वह समाज में कुछ भी वो मतलब चेंजेस कर सकता है। ठीक है, व्यवस्था बनाए रख सकता है।
ठीक है। तो सत्ता और शक्ति को एक तरीके से समान माना गया है। अगर शक्ति है तो सत्ता भी होगी और सत्ता है तो शक्ति भी होगी, ठीक है। मतलब जिसके पास कानूनी रूप से अधिकृत है तो उसके पास सत्ता तो डेफिनेटली होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सत्ता और शक्ति को इस तरीके से अभिप्राय करा गया है। संपत्ति और जीवन को अगर हम रूढ़िवाद के अकॉर्डिंग देखें तो रूढ़िवादी के लिए संपत्ति एक गहरा और रहस्यमय महत्व रखता है। तो रूढ़िवाद के लिए जो संपत्ति है वो बहुत ही गहरा और रहस्यमय महत्व रखता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि संपत्ति में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक फायदे हैं। तो रूढ़िवाद का कहना ये है कि जिसके पास संपत्ति है, ठीक है, उसका जो सामाजिक है, उसका जो मनोवैज्ञानिक है और जो सामाजिक के उनको काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। और उनका मानना ये है कि जो संपत्ति है वो सुरक्षा प्रदान करती है, लोगों को विश्वास की भावना देती है, मतलब जो भी उनका एक तरीके से आत्मविश्वास है उसको वो जगाती है जिसके पास संपत्ति है, और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। यानी कि रूढ़िवादियों का कहना यह है कि जिसके पास संपत्ति है, ठीक है, उसको सामाजिक फायदे होते हैं, ठीक है, और एक आत्मविश्वास उनका बढ़ता है, ठीक है, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, ठीक है। जैसे रूढ़िवादी चाहते हैं कि संपत्ति को अव्यवस्था और अराजकता के सुरक्षित रखा जाए। वे कहते हैं कि संपत्ति के मालिकों की समाज में प्रमुख भूमिका होती है। तो रूढ़िवादियों का कहना ये है कि जो इसके पास संपत्ति है उस मालिक की, ठीक है, जिसकी भी संपत्ति है उस मालिक की समाज में अलग ही भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी रुचि है, ठीक है। जो व्यक्ति मालिक है, जिसके पास संपत्ति है, ठीक है, तो कानून और व्यवस्था के तौर पे भी उनकी एक अलग ही रुचि देखने को मिलती है। संपत्ति का स्वामित्व कानून, सत्ता और सामाजिक व्यवस्था को सम्मान करने के रूढ़िवादी मूल्यों को बढ़ावा देती है, ठीक है। संपत्ति का जो स्वामित्व है वो कानून, सत्ता और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने के लिए रूढ़िवादियों का मूल्यों को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो संपत्ति और जीवन का अर्थ आपको समझ में आया कि रूढ़िवादियों का कहना ये है कि जिसके पास संपत्ति है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सुरक्षादायक है, मतलब उसके पास संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा होगी, इसमें आत्मविश्वास होगा, समाज में उसको बढ़ावा मिलेगा और समाज में जो होता है वो उसको ही प्रमुख वो भूमिका निभाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है धर्म और नैतिकता, ठीक है। ये हमारा लास्ट है चारित्रिक विशेषताएं में, ठीक है, धर्म और नैतिकता। तो रूढ़िवाद वास्तव में धर्म और नैतिकता पर जोर देने वाली प्रमुख विचारधाराओं में से अद्वितीय है, ठीक है। तो जो रूढ़िवादी व्यक्ति हैं वो शुरुआत से ही धर्म और नैतिकता पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो धर्म और नैतिकता है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए धर्म और नैतिकता के लिए रूढ़िवादी समर्थन अच्छी तरीके से स्थापित विश्वास पर टिकी हुई है। तो जो धर्म और नैतिकता के लिए जो रूढ़िवादी है वो उनका समर्थन करते हैं, ठीक है, और अच्छी तरीके से जो विश्वास है वो उस पर स्थापित करते हैं। और मानव एक बार जब वे प्रमुख रूढ़िवाद से लाभ उठाते हैं तो संतुलन के नुकसान का शिकार होने की संभावना होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपने धर्म और नैतिकता से अलग हो जाता है तो उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म और नैतिकता से हमेशा से ही जुड़ा रहना चाहिए। रूढ़िवाद वास्तव में धर्म और नैतिकता को जोड़ देने वाली प्रमुख विचारधाराओं में अद्वितीय है, ठीक है। तो हमेशा से ही रूढ़िवाद जो वास्तव में धर्म और नैतिकता पे काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी व्यक्तियों ने जोर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही है धर्म और नैतिकता को अगर देखा जाए, बस इन्होंने ये कहा है कि समाज को अपने धर्म और नैतिकता से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इससे अलग होता है तो वो हमेशा अपना जो संतुलन है वो खो बैठेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से समान उन्होंने कहे हैं। सो स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में रूढ़िवादिता के कारण और प्रभाव, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड यहाँ से हमारा जो रूढ़िवाद का चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉइंट, लिंग परक रूढ़िवादिता लड़की और लड़के के बारे में बनाई गई असमान तथा एक तरफा
धारण लड़कों एवं पुरुषों की लड़कियां एवं औरतों से अधिक महत्व देती हैं। ठीक है, तो लिंग परख के अगर अनुसार हम देखें तो लड़का और लड़की में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, असमानता आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पुरुष और औरतों में आपको काफ़ी ज़्यादा समानताएं देखने को मिलेंगी। तो ये सामाजिक धारण व्यक्ति के विचार एवं लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। लैंगिक रूढ़िवादिता समाज को पुरुष प्रधान बनाने के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा, सामाजिक सहभागिता एवं स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो रूढ़िवादिता में क्या होता है, रूढ़िवादिता समाज में क्या होता है, जो पुरुष होता है वो हमेशा प्रधान होता है। ठीक है, आप घर में भी देखते होंगे कि जो हमारे फादर होते हैं हमेशा उनकी ही चलती आती है, क्योंकि वही जो है घर के जो प्रधान है उनको माना जाता है। ठीक है, और जो महिलाएं हैं वो उस चक्कर में हमेशा क्या होती हैं, उनका जो है उनको एक तरीके के समझा जाता है कि वो केवल घर के कार्य के लिए ही है। ठीक है, ये सामाजिक रूढ़िवादिता प्राचीन काल से ही प्रारंभ होकर वर्तमान तक अपनी उसी रूप में चली आ रही है। तो अगर आप देखेंगे ये जो असमानता है लड़का और लड़की और औरत और पुरुषों में, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इतिहास से ही चली आ रही है। ठीक है, मतलब प्राचीन काल से ही चली आ रही है। आप देखते आ रहे होंगे कि शुरुआत से ही लड़का और लड़की में कितना भेद है, किस मतलब लड़कियों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी पहले। ठीक है, लेकिन आज के समय तो देखो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, बट ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं उन्हें काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है। समाज एवं बुद्धिजीवी वर्ग कितना भी महिलाओं सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता का गुणगान करे, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि लोगों के विचार या भावनाओं में परिवर्तन, उनकी सोच एवं दूरदर्शी विचारों का प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एक तरीके से बेशक समाज में कितने भी महिलाओं के लिए अधिकार हैं, कितने भी महिलाओं के लिए राइट्स हैं, ठीक है, कितने भी आंदोलन हो, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। देखिए, बदलाव इंसान तब तक नहीं करता जब तक उसकी खुद जो एक तरीके से जो उसका मन होता है, जो उसका नेचर होता है, जब तक वो अपना खुद के विचार नहीं बदलेगा, तब तक समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। चाहे कितने भी आंदोलन हो जाए, चाहे कितनी भी समाज में बदलाव हो जाए महिलाओं के लिए, कितने भी चेंजेस हो जाए, कितने भी अधिकार मिल जाए, लेकिन जब तक मनुष्य अपने विचार और अपनी भावनाओं में परिवर्तन नहीं लाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मतलब एक तरीके से सशक्तिकरण का। ठीक है, कोई भी फ़ायदा नहीं है ऐसी समानता का गुणगान करने का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता। भारतीय समाज में विविध प्रकार की रूढ़िवादिताएं हैं, जिनमें से एक रूढ़िवादिता पिंडदान हेतु पुत्र का होना आवश्यक है। समानताएं, ये कहा जाता है कि पुत्र ही माता पिता के लिए मुक्ति मोक्ष का द्वार खोलता है। आपने देखा होगा कि पिंडदान में क्या होता है, जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र है वही एक तरीके से आवश्यक माना जाता है। ठीक है, आवश्यक माना जाता है, उसको मुक्ति भी कहा जाता है, उसको मोक्ष भी कहा जाता है माता पिता के द्वारा। ठीक है, अर्थात जब एक पुत्र द्वारा माता पिता का पिंडदान नहीं किया जाता तब उन्हें माता पिता की मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि जब एक पुत्र अपने माता पिता को मोक्ष मतलब एक तरीके से उसका पिंडदान नहीं करता है, तो माता पिता को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। भारतीय समाज में रूढ़िवादिता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो ऑफ कोर्स भारत में तो जो रूढ़ी जो विचारधाराएं हैं ये प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, तथा वर्तमान समय में भी ये व्याप्त है। लेकिन आज के समय में भी काफ़ी जगह ये देखने को मिलता है कि लड़का ही माता पिता का पिंडदान करेगा, ठीक है, तभी उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राचीन काल से भी और वर्तमान समय में भी देखने को मिलती हैं। यद्यपि वर्तमान में इस रूढ़िवादिता का प्रभाव कुछ कम हो गया, लेकिन आज के समय में स्टूडेंट अगर शहरों में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखो बदलाव आए हैं। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं, काफ़ी लोगों के विचार बदले हैं, काफ़ी लोगों की सोच भी बदली है, किंतु पूर्ण रूप से अभी इसका अंत नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो इसका बिल्कुल एक तरीके से पतन नहीं हुआ है, इसका कहीं ना कहीं अंत नहीं हुआ है। ठीक है, बाल विवाह वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है। बाल विवाह आप देखते आ रहे होंगे, शुरुआत से ही बाल विवाह होता रहता है भारत में। ठीक है, प्राचीन काल में बाल विवाह बहुत ही मतलब हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि जैसे जैसे भारत अपना विकास कर रहा है, विकासशील देश बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कानूनों में भी और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से समाज में भी बदलाव हमें देखने को मिले हैं।
अपने विकास के साथ ही उसके विभिन्न सामाजिक स्वरूपों में भी विकास हुआ है। ठीक है, मतलब भारत ने अपना तो विकास करा ही करा, लेकिन जो सामाजिक स्वरूप है उसमें भी विकास करा करा है। परंतु बहुत से सामाजिक रूढ़ियों में आज भी पिछड़ापन है, लेकिन बहुत से समाज है जहाँ पे आज भी रूढ़िवाद देखने को मिलता है। बाल विवाह का स्वरूप भले ही बदल गया, ठीक है, बाल बाल विवाह जो है वो भले ही बदल गया हो, परंतु उसका स्वरूप आज भी विद्यमान है, लेकिन वो आज भी हमें देखने को मिलता है। समाज के एक पक्ष ने शिक्षित और जागरूक होकर बाल विवाह का त्याग भले ही किया हो, परंतु पूर्ण रूप से रूढ़िवादिता का अंत नहीं माना जाता। बेशक समाज ने स्टूडेंट्स शिक्षा के प्रति वो बेशक जागरूक हुए हों और बाल विवाह का त्याग करा हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसका अंत नहीं हुआ है। ठीक है, दहेज प्रथा, आप देखते आ रहे हैं दहेज प्रथा, जो बहुत ही एक तरीके से प्राचीन समय से ये चली आ रही है और आज के समय में भी देखने को मिलती है। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ भी बदलाव मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज भी लोग दहेज प्रथा में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है? समाज में व्याप्त विभिन्न रूढ़िवादियों में दहेज का एक प्रमुख रूढ़िवाद है। ठीक है? तो रूढ़िवादियों में जो दहेज प्रथा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख देखने को मिलती है। प्रारंभ में राजा एवं महाराजा इसे अपनी शान समझकर वर पक्ष का धन, भूमि, सैनिक आदि प्रदान करते थे। ठीक है? तो प्रारंभ में राजा महाराजा जो होते थे वो इसको अपनी शान समझते थे और जो उनकी वधू होती थी, ठीक है? उनकी जो भी धन संपत्ति होती थी, भूमि वगैरह होती थी, वो उनसे प्रदान करते थे। परंतु समाज के सभी वर्गों ने इस अनिवार्य रूप से अपना लिया है तथा आज ये अनिवार्य बन गया है। लेकिन आज के समय में समाज ने देखो इसको अपना लिया है, इसलिए ये हर जगह अनिवार्य है। ठीक है? पुरुष ही घर का पालनहार है। ठीक है, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पुरुष ही घर का पालनहार है। प्राचीन भारतीय समाज में पुरुष को ही घर का पालनहार या पालनकर्ता माना जाता है, क्योंकि आज के समय में भी हमारे घर में जो एक तरीके से जो प्रमुख है, जो मुखिया है, वो हमारे फादर ही होते हैं। जो पुरुष होता है केवल वही होते हैं, इसलिए पूरे परिवार को उसके प्रति उचित व अनुचित बात का समर्थन करना होता है। लेकिन अगर पूरे परिवार को ही जो पुरुष की जो एक तरीके से बात होती है हमेशा उसका ही समर्थन करना होता है। परंतु धीरे-धीरे इस रूढ़िवादिता में भी सुधार होता गया है, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो गया है। वर्तमान में एक परिवार को अपनी-अपनी बातें कहने का पूर्ण अधिकार है। उसे भी ये भी अधिकार है कि वह घर के प्रत्येक सदस्य को अनुचित व्यवहार या बातों के प्रति आवाज़ बुलंद कर सकता है, ठीक है? लेकिन आज के समय में काफ़ी बदलाव हुआ है। हर व्यक्ति अपनी-अपनी बात रखता है, अपने-अपने जो पूर्ण अधिकार है, वो अपने-अपने रखता है परिवार में भी, ठीक है? यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा जो रूढ़िवाद का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको स्टूडेंट चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी इशू है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे सेम गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए, एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।